नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स रियली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर स्टूडेंट्स को इसे थोड़ा समझने मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मुश्किल हो जाता है कि सही तरह से समझाना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा, और कई बार स्टूडेंट इसके जो लॉजिक है उसको समझ नहीं पाते हैं। यदि आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छी तरह समझाओगे तो इसके क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बहुत जीरो से लूँगा, टॉप तक बनाने की कोशिश करूँगा और मैं बताऊँगा आज आपको कि रिलेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइन होते हैं और कितने तरह के रिलेशन होते हैं, इन पर कुछ बातें आज हमसे आपसे करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, रिलेशन इस टॉपिक को आप लाइव पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरे प्लस प्रोग्राम्स उस पर आते रहते हैं, तो आप मेरे पर लाइव पढ़ सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, यहाँ पर वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तत्काल आपको जवाब दिए जा सकते हैं। जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं उस तरह से आप मेरे से पढ़ सकते हो। आज मैं बता रहा हूँ आपको रिलेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, रिलेशन जो होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब ये बीमारी आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, दो सेट का मल्टीप्लाई करके आप क्या कर पाते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। आपके पास एक सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट आप लिख लें 4 और 5, राइट। ये दो सेट है, इन दोनों सेटों का आपसे कहा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ए क्रॉस बी करें, आप बी क्रॉस ए भी कर सकते हो। ए क्रॉस बी करने का मतलब है आप इसे लिखें 1 2 और 3 क्रॉस 4 और 5, तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एक होगा 1,4। ये बात कहाँ पढ़ी थी हमने? 11th क्लास में। 1,5 ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 का मल्टीप्लाई 4 से कर दें 1 × 4 और यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर आता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, ये चीज़ ऑर्डर पेयर मानी जाती है। और ध्यान रखिए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे करेंगे तो आपके पास ये आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 5 आएगा, 2 का 4 के साथ करेंगे 2 4 आएगा, ठीक है, 2 5 भी आएगा, उसी तरह से 3 4 आएगा, और क्या आएगा? 3 5 आएगा। ये क्या है? ये ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट्स। इस ऑर्डर पेयर में ये मान लेता हूं x है और ये क्या है? y है। यदि एक ऑर्डर पेयर x y यदि a क्रॉस b को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो x है वो सेट a से बिलोंग करता है, एंड y जो है वो क्या करता है? सेट b से बिलोंग करता है। ये मतलब है। दूसरी बात है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो एलिमेंट हैं, इन दो एलिमेंटों से क्या बनाए? एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए। इन एलिमेंटों के बीच कुछ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, हम एक आपसे बात कहें कि A to B एक रिलेशन डिफाइन है। A to B एक रिलेशन डिफाइन है, A to B, ठीक है। रिलेशन B to A भी हो सकता है, रिलेशन A to A भी हो सकता है, रिलेशन B to B भी हो सकता है। कहने का मतलब है जरूरी है कि रिलेशन होने के लिए दो सेट अलग अलग हो सकते हैं। ए हो सकता है, दूसरा बी हो सकता है, दोनों सेट सेम हो सकते हैं। रिलेशन हो सकता है सेट ए टू सेट ए में रिलेशन डिफाइन हो सकता है। क्या हो होगा? जैसे आपके पास यहां पर एलिमेंट हैं सेट ए में 1 2 और 3, राइट, और यहां पर है 4 और 5, जिस सेट ए और ये सेट बी है। ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन है। इन दोनों के एलिमेंट, यदि इसके एलिमेंट को x माना जाए, इसके एलिमेंट को y माना जाए, तो x और y में कुछ रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन डिफाइन है, क्या रिलेशन डिफाइन है? ये गिवन होगा। मान के चलता हूं एक रिलेशन r जो है x, y में डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? सर ये डिफाइन है कि आप यहां पर x प्लस y, या आप यहां पर लिख लें कि x प्लस y का जो सम है वो साहब 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। यहां इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में मैं रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया? मैंने डिफाइन कर दिया कि x प्लस y का सम 5 है। तो इसका मतलब है कौन सा रिलेशन होगा? किसके साथ होगा? यहां पर इसका रिलेशन केवल इसके साथ होगा। यहां पर r में कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? r में केवल 1,4 आएगा,
जो इस रिलेशन को क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा। और ये 1,4 जो है इस सेट का क्या माना जाएगा, सबसेट माना जाएगा। इन दो सेट में जितने भी रिलेशन डिफाइन होंगे वो सभी इसी सेट से आएंगे, ठीक है। यहां पर जो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट बना है, रिलेशन उसी का क्या होगा, सबसेट होगा। मैं आपसे कहता हूं कि यहां A और B में एक रिलेशन डिफाइन कर दूं मैं कि RX, Y एक रिलेशन है साहब। कैसे डिफाइन है कि x प्लस वाई का जो सम है वो 6 के बराबर है। तो आपके पास क्या आएगा, आपको अब ये देखना है कि x और y इनमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जिनका सम 6 है। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 5, तो R में ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, 1 5 आएगा, और क्या आएगा 2 4 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो रिलेशन डिफाइन होगा इसके लिए क्या हमारे पास A में जो एलिमेंट हैं वो क्या है, 1 2 3 है, और यहां पर क्या है 4 और 5 है। हमारा 1 से किसके साथ रिलेशन है, 5 के साथ रिलेशन है। 2 का किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ रिलेशन है। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहे हैं, 1 5 आ रहा है और 2 4 आ रहा है। ये किसका सबसेट है, ये जो है इसका सबसेट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपका रिलेशन A2 डिफाइन है, ठीक है, तो A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो हमेशा A क्रॉस B के क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। रिलेशन जो होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसी क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, ठीक है। और जो भी रिलेशन होगा वो डिफाइन होगा X और Y में। अब देखिए इस बात का और मीनिंग क्या होता है, आपको यहां पर लिखा कि R एक रिलेशन है X, Y या A, B लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है X प्लस वाई इक्वल टू 6। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि X Y ऑर्डर्ड पेयर R में आएगा, X Y ऑर्डर्ड पेयर इस R सेट में आएगा। सेट बनना है ना, R सेट में आएगा। कब आएगा, जब X प्लस वाई इक्वल टू 6 है। यदि ये ऑर्डर्ड पेयर R में है तो X प्लस वाई का सम 6 है। आप उल्टा भी कह सकते हो, उल्टा क्या होगा कि x प्लस वाई यदि 6 के बराबर है तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर किस में आएगा, R में आएगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक जो भी यहाँ पर x और y में होता है वो रिलेशन डिफाइन होता है, और डिफाइन रिलेशन के जो भी ऑर्डर्ड पेयर निकल के आते हैं वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर ऐसा आ जाए जिसमें लिखा आ जाए 4,2। आप कहोगे सर इनका सम भी तो कितना 6 आ रहा है, तो इसमें 4,2 आएगा। भाई 4,2 इसमें है ही नहीं, ठीक है। 4,2 इसके अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 4,2 कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है। रिलेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक बात आपकी ध्यान रखनी है। अब आप ये कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ रिलेशन बता सकते हो, कितने रिलेशन बनेंगे। मान के चलूं कि आपका एक रिलेशन सेट ए टू सेट बी डिफाइन है। कहाँ, सेट ए, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है एक रिलेशन, राइट। और इसमें P एलिमेंट है और इस सेट में कितने एलिमेंट है, Q एलिमेंट है। तो जरा मुझे बताना है कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। देखिए यहां पर आपके पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, आपके पास यहाँ 2 एलिमेंट्स है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर आए, कितने ऑर्डर पेयर आए, 1 2 3 4 5 और 6। कहने का मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। यदि आपके पास इस सेट में P एलिमेंट है और दूसरे सेट में यदि आपके पास Q एलिमेंट है, तो आपसे पूछा जाए कि टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, P इंटू Q, ठीक है। अब आएगा नंबर ऑफ द रिलेशन। तो नंबर ऑफ द रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशंस होते हैं वो सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे पास यदि इस सेट के अंदर 6 एलिमेंट हैं, 6 ऑर्डर पेयर हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे। सबसेट बनने का मतलब है कि एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया। इस तरह के कुल कितने सेट बन सकते हैं, तो उसका आंसर होता है 2 टू द पावर, ये कितने एलिमेंट हैं, 2 टू द पावर 6। यदि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर P इंटू Q आ रहे हैं, तब उसमें नंबर ऑफ द रिलेशंस कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 टू द पावर P इंटू Q। स्टूडेंट्स ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। यदि एक रिलेशन सेट A2 भी डिफाइन है और सेट A में P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट है,
तो नंबर ऑफ द रिलेशन आएगा 2 टू द पावर p इंटू क्यू। याद रखोगे, बुक के ऊपर लिख लो, ठीक है ना। यदि एक रिलेशन सेट ए टू ए डिफाइन है और सेट ए में p एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, p इंटू पी स्क्वायर आएंगे, तब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर p स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई, नंबर ऑफ द रिलेशन। ठीक है, आप ये भी समझ गए होंगे कि रिलेशन जो होगा वो एक डिफाइन होगा और रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसके सबसेट होंगे। ठीक है जी, हमारे पास रिलेशन ए टू बी डिफाइन हो सकता है या रिलेशन ए टू ए डिफाइन हो सकता है। यहाँ दोनों सेट क्या हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1, 2 और 3 है। ठीक है जी, एक रिलेशन डिफाइन है इन दिस सेट। ठीक है, तो इन दिस सेट का मतलब है कि आप यहां से ए क्रॉस ए के निकालें, ए क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा और यहां पर ऑर्डर पेयर में कितना आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा। टोटल ऑर्डर पेयर कितने आ जाएंगे, 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा। ठीक है जी, और क्या आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा और क्या आएगा, 2, 3 आएगा। उसी तरह से 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, 3, 3 आएगा। कितने ऑर्डर पेयर बने आपके पास, यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब आपसे पूछा जाए बताओ सर इस सेट में कितने रिलेशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 मीन्स 9। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। उनमें से एक रिलेशन ये हो सकता है R इक्वल टू या R1 इक्वल टू एक्स वाई, एक रिलेशन है इन दो के बीच में, क्या है कि सर x बराबर वाई है, ये रिलेशन है। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, यहां पर वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें ये दोनों बराबर है। तो किन किन बराबर है, यहां पर ये है 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा और क्या आएगा, 3, 3 आएगा। तो ये एक रिलेशन हुआ। ठीक है, जिसमें ऑर्डर पेयर क्या आ रहे हैं, 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है और 3, 3 आ रहा है। 1, 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स और वाई में, वो क्या डिफाइन किया गया है कि एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पर दोनों नंबर जो हैं बराबर है, इक्वल है। 2, 2 आएगा, क्यों 2 और 2 बराबर है, 3, 3 भी आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर 3 ऑर्डर पेयर जो है R1 में आएंगे। जो R1 में ऑर्डर पेयर आ रहा है ना, वो किसका सबसेट होंगे, वो ए क्रॉस ए जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनका सबसेट होंगे, वो यहीं से आएंगे। तो एक जो रिलेशन होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। एक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के में जो भी ऑर्डर पेयर है वहां से निकल के आएंगे। नंबर ऑफ द रिलेशंस क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 टू द पावर p इंटू क्यू। यदि रिलेशन ए टू भी डिफाइन है, यदि रिलेशन सेट ए में डिफाइन है और सेट ए में p एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यदि p हैं, तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 टू द पावर p स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स रिलेशन कितने तरह के होते हैं। देखिए टाइप ऑफ द रिलेशन, टाइप ऑफ द रिलेशन में नंबर 1 होता है एम्प्टी रिलेशन। ये पहला रिलेशन है। मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्टी रिलेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन है और किस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। देखिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं। इस सेट में ए टू ए, एक सेट में ए टू ए एक रिलेशन डिफाइन है। इसी सेट के साथ एक रिलेशन डिफाइन है। वो रिलेशन डिफाइन है आपके पास x, y इज सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको पहले ये देखना होगा कि रिलेशन कहाँ डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है सेट ए टू ए। तो पहले आपको ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे ये देखना होगा। भाई आपको या तो सोचना पड़ेगा या वो लिख के देखे जा सकते हैं कि ए क्रॉस ए का करने पर कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। कहने का मतलब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। यहाँ पर ए क्रॉस ए का यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें 1, 2, 3 और इसी का दूसरे सेट 1, 2, 3 से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, कितने आएंगे स्टूडेंट्स। ये आएगा 1, आएगा सर, ठीक है, और ये 1, 2 आएगा और 1, 3 आएगा, राइट। ये 2, 1 भी आएगा और
2,2 भी आएगा और 2,3 आएगा और 3,1 भी आएगा और 3,2 भी आएगा और 3,3 भी आएगा। इनको करंट ब्रैकेट बंद करेंगे। ये ए क्रॉस ए का ए से क्रॉस करने पर, मतलब कहने का सेंस है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए। इसी सेट का इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके ऑर्डर्ड पेयर आपके पास कितने हैं, ये हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में ये रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन का इस तरह से लिखना सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये रिलेशन का कौन सा फॉर्मेट है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये बताना है कि इस कंडीशन को होल्ड करने वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका सम 10 के बराबर है, जिनके एलिमेंट का सम, ये दोनों क्या बोले जाते हैं? एलिमेंट। और ये क्या चीज़ है? ये ऑर्डर्ड पेयर है। x ये है, y ये है, इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। वो ऑर्डर्ड पेयर आपको लेने। तो कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जरा बताएं? कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनका सम 10 है? इसका सम 10 है? नहीं है। इसका सम 10 है? नहीं है। इनमें से एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम 10 हो। इसका मतलब है इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है। जिस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है। इफ देयर इज नो ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन देन रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। बात समझ आ गई? एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। बात समझ आ गई? ठीक। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन ये लिख रहे हैं आर एक्स वाई के बीच में रिलेशन है इज सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये एक दूसरा रिलेशन ले रहा हूं मैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो वन रिलेशन है मैंने लिखा है, ये जो रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन इस सेट के लिए, ध्यान रखें, इस सेट के लिए क्या माना जाएगा? एम्प्टी रिलेशन माना जाएगा। यदि मैं इस सेट को चेंज कर दूं, मैं यहां पर एलिमेंट 1 2 3 न लिखकर 1 to 10 लिख दूं, तो ये रिलेशन फिर उस सेट के लिए एम्प्टी रिलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये डिपेंड किस पर रहेगा? एक रिलेशन डिपेंड करता है सेट के ऊपर। जो रिलेशन दे रखा है वो किस सेट में डिफाइन है उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिलेशन एम्प्टी है या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 ऑलवेज एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है ना। तो एक रिलेशन जो डिफाइन होता है किस सेट से डिफाइन है उस पर डिपेंड करता है कि वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा या नहीं होगा। बात समझ आ गई? अब मैं यहां पर एक रिलेशन लिख रहा हूं एक्स वाई इज सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। यहां पर x और y दो एलिमेंट हैं। इनके बीच क्या रिलेशन है? इनके बीच क्या रिलेशन है? इनके बीच रिलेशन है कि इन दोनों का सम 4 आएगा। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? देखिए किसका सम 4 है? इसका सम 4 है। r इक्वल टू कितना आएगा? 1,3 आएगा। और क्या आएगा? 3,1 आएगा। और क्या आएगा? 2,2 आएगा। ये ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है। ये ऑर्डर पेयर आएंगे। ये भी एक रिलेशन है। हम आपको आगे बताएंगे कि इस रिलेशन का क्या नाम है। लेकिन ये रिलेशन, या आप कहें ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन नहीं है। ये एम्प्टी रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। जिस रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन नहीं होगा। वो और कुछ हो सकता है, उसका नाम हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन वो एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी रिलेशन के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक। अब जरा एक रिलेशन और देखते हैं। ये आपके पास दूसरा रिलेशन था। एक थर्ड रिलेशन हम आपके साथ और डिस्कस करते हैं। मान लेता हूं आर एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं ये जो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं वो इस सेट के अंदर डिफाइन कर रहा हूं। सभी जितने भी रिलेशन यहां पर लिख रहा हूं वो इस सेट के साथ लिखे जा रहे हैं, इस सेट के लिए लिखे जा रहे हैं। ठीक है। अब आपको क्या बताना है, यहां पर जो रिलेशन है वो x और y के बीच क्या रिलेशन है कि इनका सम जो है वो 6 से लेस आएगा। 6 आएगा या 6 से लेस आएगा। जरा देखिए कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। 1,1 रिलेशन हमेशा ध्यान रखें कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो क्या आएगा? 1,1 आएगा। 1,2 भी आएगा। ठीक है। 1,3 भी आएगा। इसका मतलब है सभी आएंगे। ये 3,3 भी आएगा। इसका मतलब है कि R जो है वो सर A क्रॉस A के बराबर आएगा।
जब रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन के ऑर्डर्ड पेयर के बराबर हो जाते हैं। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो था दो सेट का, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर थे, ठीक है। ये रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं। यदि रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हैं, तब उस रिलेशन को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। क्या वर्ड है? यूनिवर्सल रिलेशन। तब दैट रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, याद रखेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन के लिए है कि इफ आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए के इक्वल है, तब हम इस आर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यदि आपके पास आर में आने वाले ऑर्डर पेयर बिल्कुल 5 है, तो इस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। आप इन दो रिलेशन को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्टूडेंट्स, रिलेशन एक सेट में डिफाइन होगा, एक सेट में डिफाइन होगा, या रिलेशन दो सेट में डिफाइन होगा। मैं कह रहा हूं कि सेट रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन है सेट ए टू बी। ए टू बी इसका मतलब है उसका डोमेन सेट ए से आएगा और कोडोमेन सेट बी से आएगा। और मैं कह रहा हूं कि एक रिलेशन डिफाइन है इन सेट ए, तो इसका मतलब है कि उसका डोमेन भी सेट ए से आएगा और उसका कोडोमेन भी सेट ए से आएगा। मैं यहां पर एक सेट में आपको रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, दो सेट नहीं ले रहा हूं। देखिए, एक सेट ले रहा हूं ए जिसके एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं। इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन डिफाइन है आर एक्स कॉम वाई इज सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स जो है वाई के इक्वल है। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? वो ऑर्डर्ड पेयर कहां से आएंगे? वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि आप ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, इसका इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस ए करिए पहले, तो कितना आएगा? 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। रिलेशन जो होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। आप इसे लिख सकते हो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, 2 और 3, 3 लिख दिया। अब आपके पास आपको ये देखना है कि इस रिलेशन को होल्ड करने वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें एक्स और वाई बराबर है। इसका मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ नंबर दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। रिलेशन ये है कि एक्स और वाई दोनों इक्वल होने चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? इस सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। मैं इस सेट में रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान रखें। तो कौन कौन से पेयर आएंगे? ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके पास 1, 1, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं। 1, 2 नहीं आएगा, क्यों? 1 और 2 इक्वल नहीं है। और क्या आएगा? 2, 2 आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? 3, 3 आएगा, राइट। यदि यहां पर 4 होता, 1, 2, 3, 4 होता, तो यहां पर ऑर्डर पेयर 16 होते। उस केस में यहां पर 4, 4 भी आता, क्योंकि 4 यहां पर है, 4 यहां पर, वो भी इक्वल होता, राइट। ये एक रिलेशन लिखा था मैंने, ये रिलेशन लिखा था। इस तरह से रिलेशन लिखने को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और इसको इस तरह से लिखने को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आप देख रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो हमेशा कहाँ से आते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वहीं से रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। इस रिलेशन में आप एक बात देख रहे होंगे कि इस रिलेशन में यहाँ पर एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स अपने से रिलेट हो रहे हैं। यहाँ 1, 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2, 2 के साथ रिलेट हो रहा है और 3, 3 के साथ रिलेट हो रहा है ना। सभी एलिमेंट, ऐसा नहीं छूट रहा है कि 1 हो रहा हो, 2 हो रहा हो लेकिन 3 नहीं हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि एक रिलेशन में केवल 1, 1 आ रहा हो और 2, 2 आ रहा हो लेकिन 3, 3 नहीं आ रहा हो। यहां पर क्या हो रहा है? इस रिलेशन में सभी एलिमेंट, ध्यान रखें मेरा कहने का मतलब सभी, एक भी नहीं छूटना है। सभी एलिमेंट यदि अपने से रिलेटेड हैं, सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड हैं, तब इस रिलेशन को
ठीक है, या आप ये कहो कि इस रिलेशन को, यहां पर रिलेशन क्या है, यहां पर रिलेशन है इक्वल का, ये रिलेशन क्या है, इक्वल, इक्वल टू। तो इस इक्वल के रिलेशन को या इस तरह से रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव इसलिए जरूरी है कि सेट के, जिस सेट में रिलेशन डिफाइन है, जिस सेट में रिलेशन डिफाइन है, उस सेट के सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो, अपने से रिलेशन रखें। ये सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड हैं तो वो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। ठीक है, एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव x, x बिलोंग्स टू R, रिलेशन में x, x कहने का मतलब है वेयर x इज बिलोंग टू गिवन सेट, जो भी सेट है उससे क्या है, बिलोंग कर रहे हैं। सभी एलिमेंट यदि अपने से रिलेटेड है, यदि कहने का मतलब है रिलेशन में दोनों एलिमेंट यहां पर बराबर बराबर आ रहे हैं, तब उस रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। देखिए और लिखते हैं एक एग्जांपल। एक रिलेशन में लिख रहा हूं R x y इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, यहां पर इक्वल का साइन था, यहां पर लेस देन इक्वल का साइन है। यहां पर क्या रिलेशन डिफाइन है, यहां जो रिलेशन है वो लेस देन इक्वल का रिलेशन है सर। x और y के भी जो रिलेशन है वो लेस देन इक्वल का रिलेशन है ना। अब यहां पर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, और ऑर्डर पेयर कहां से आएंगे, ऑर्डर पेयर इनमें से आएंगे, क्योंकि मैं ये जो रिलेशन लिख रहा हूं वो इस सेट के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखें। तो देखिए कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, यहां पर आएगा 1 1 1 2 भी आएगा, और क्या आएगा 1 3 भी आएगा। 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है 1 से लेस नहीं है। 2 2 आएगा और 2 3 आएगा, 2 3 और 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, 3 3 ये ऑर्डर पेयर आएंगे। इस रिलेशन में भी आप देख रहे हो कि यहां पर एलिमेंट 1 और 2 और 3 थे, तो इस रिलेशन में 1 1 भी आ रहा है ना, 2 2 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, और 3 3 भी आ रहा है। तो ये रिलेशन, ये ऐसे लिखा जाए या ये इस तरह से लिखा जाए तो भी ये रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि सेट के सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। यदि उसमें एक्स्ट्रा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि सेट के सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। यदि यहाँ पर 1 2 3 है तो इसमें 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और 3 3 आ रहा है। यदि किसी तरह से कोई रिलेशन ऐसा होता जिसमें 1 1 आता, 2 2 आता, 1 2 आता, 3 2 आता, ठीक है, ऐसा आता, तो ये रिलेशन इस सेट के लिए, ध्यान रखें, ठीक है ना, ये रिलेशन इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें 3 एक एलिमेंट है जो अपने से रिलेटेड नहीं हो रहा है, अपने से रिलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है कि एलिमेंट, सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए। दिस इज द एल्जेब्रिक डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि x, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। यदि x, x बिलोंग्स टू R है तो R जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, इसमें ये ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन सेट में जितने एलिमेंट हैं यदि वो सभी अपने से रिलेटेड होते हुए R में आ रहे हैं तो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब हो सकता था, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब हो सकता था जब यहाँ पर एलिमेंट केवल 1 और 2 होते और 3 नहीं होता। तो ये रिलेशन फिर उस सेट के लिए जिसमें एलिमेंट क्या थे, केवल 1 और 2 थे, उसके लिए क्या माना जाता, रिफ्लेक्सिव माना जाता। लेकिन ये रिलेशन इस सेट के लिए जिसमें एलिमेंट क्या हैं, 1 2 और 3 हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। ये बात मैंने सिंपल तरीके से लिखी है, लेकिन इस बात को एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट्स,
कि आपके पास एक रिलेशन आर है एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या रियल नंबर या कुछ भी आ सकता है। चलिए यहां पर तो छोटा सा सेट था, यहां पर मैंने क्या कर दिया कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, या रियल नंबर का सेट है या इंटीजर का सेट है, कुछ भी हो सकता है ना। ये मैं आपके पास क्वेश्चन लिख रहा हूं, आर इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। रिलेशन यहां पर क्या है, इक्वल का है। अब आपको ये बताना है कि सर ये जो इक्वल का रिलेशन आपने लिया है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, एल्जेब्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे, लिखने का तरीका से मैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए सॉल्यूशन फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा, ये डेफिनेशन पार्ट है रिफ्लेक्सिव का। यहां पर लिखेंगे लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मान कर चलता हूं कि x कॉमा एक्स जो r को बिलोंग करेगा, मान रहा हूं मैं। देखिए यहां पे लिखा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर r में आएगा, कब आएगा, जब x बराबर वाई है ना। मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू r है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू एक्स है, x बिलोंग्स टू आर है। यहां पर देखिए y था तो यहां पर y लिखा हुआ था, यहां पर मेरे पास x है तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो मैं लिख रहा हूं कि लेट x बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब है कि x बराबर x होगा, और x क्या है, आपके पास नेचुरल नंबर है। तो आपको ये देखना है कि ये चीज जो मैं लिखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। आपने x बिलोंग्स टू आर मान लिया, जब x बिलोंग्स टू आर मान लिया है तो इससे ये रिलेशन क्रिएट हुआ है ना, और ये रिलेशन क्रिएट होने पर आपको देखना है कि ये रिलेशन सही है या गलत है। इस सेट के लिए ये सही है, क्योंकि यहां पर आप 1 लिखेंगे तो 1 बराबर 1 होगा, आप 2 लिखेंगे तो 2 इक्वल टू 2 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 इक्वल टू 3 होगा। इसका मतलब है इट्स ट्रू, क्या होगा, इट्स अ ट्रू, आप ये लिखेंगे यहां पर इट्स अ ट्रू। सो R is reflexive। आप इसे ऐसे लिखेंगे, आप ध्यान रखें यहां पर x y है, x y बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू वाई है। मैंने यहां पर x y की जगह पर क्या लिख लिया है, x लिख लिया है, और मैं कह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू R है, तब रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है, x इक्वल टू एक्स हो गया है। तब आपको ये देखना है कि जो मैंने माना था उससे ये रिलेशन बना, ये जो रिलेशन बना है वो सही है या गलत है। यदि सही है तो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। यदि रिलेशन सही नहीं आता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन लिखा जा रहा है यहाँ पर कि a लेस देन बी क्यू वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर जो सेट है वो किसका है, रियल नंबर का है। तब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन लिखा जा रहा है लेस देन, ठीक है ना, ये जो रिलेशन लिखा जा रहा है लेस देन इक्वल का, ये रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में, कि ए इज लेस देन बी क्यू, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। इसे एल्जेब्रिकली प्रूव करना है आपको, ठीक है, ये नहीं कि आप इसे 1 1 2 2 3 3 मान लें और उससे लिख दें कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इस तरह से नहीं, इसे एल्जेब्रिकली प्रूव करना है। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इसे कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए, दोनों चीज ध्यान है, दोनों सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर x होता, यहाँ पर x लिखा होता, x y लिखा होता, तो मैं यहाँ पर x लिखता। यहाँ पर a और b है तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर a लिख रहा हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव a बिलोंग्स टू r, ऐसा होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, कि सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होते हुए r में आने चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, हम मान के चलेंगे कि a कॉमा a R में है। देखिए
ए कॉमा बी आर में है तो ये रिलेशन बन रहा है, या आप ये कह सकते हो कि ऐसा रिलेशन बन रहा है तब ए कॉमा बी आर में होंगे, इसका मतलब ये है। अब मैंने कहा कि ए कॉमा ए आर में है तो क्या रिलेशन बनेगा, भाई मैंने बी को ए में कन्वर्ट कर दिया, तो आप यहां पर भी बी को ए में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए इज लेस देन ए क्यू। ठीक है, मैंने माना कि ए कॉमा ए आर में है तो ये रिलेशन क्रिएट हो गया, या ये रिलेशन क्रिएट हुआ तो ये इसको बिलोंग करेंगे। अब मुझे देखना है कि मैंने ये माना था तो ये रिलेशन बना, और ये रिलेशन बना तो ये रिलेशन सही है या गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये चीज जो क्रिएट हो रही है वो ट्रू क्रिएट हो रही है या फॉल्स क्रिएट हो रही है, ये ट्रू क्रिएट हो रही है, सही है ये बात, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और यदि बात गलत है तो रिलेशन एक जगह भी गलत है, ध्यान रखना, यदि एक जगह भी एक एलिमेंट के लिए भी गलत है तो भी क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। जरा बताना ये सही है या गलत है। आप यहाँ पर ए क्या लिख सकते हो, आपके पास ए और बी क्या है, ए और बी हैं, आपके पास पता है कि वो ए और दोनों बी जो हैं वो रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर 1 हो सकता है, तो 1 जो है 1 के क्यू से लेस होगा ना, इसका मतलब है इस आर में क्या आएगा, 1 1 भी आएगा, है ना। 2 हो सकता है, 2 इज लेस देन 2 क्यू, ये भी सही है, इसका मतलब 2 2 भी आएगा, है ना। 3 3 भी आएगा, क्या इसमें 1,2 ये आएगा क्या, 1/2, 1/2, क्योंकि 1/2 भी तो रियल नंबर को बिलोंग करता है भाई। यहां पर मैं 1/2 लिखूंगा तो 1/2 लेस देन 1/2 क्यू, ये सही है क्या, ये सही नहीं है। 1/2 जो है 1/2 के होल क्यू से लेस नहीं है, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब है 1,1 1/2, 1/2 इस आर में नहीं आएगा, इस आर के अंदर नहीं आएगा, जबकि 1/2 आर में है। यदि यहां पर ए और बी जो है वो आर न होकर, ध्यान रखें यहां पर ये आर न होकर नेचुरल नंबर होता तो नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आता, नेचुरल नंबर 1/2 नहीं आता, तब ये रिलेशन क्या माना जाता, ट्रू माना जाता। लेकिन अंडर दिस कंडीशन यहां पर रियल नंबर है तो ये जो रिलेशन बन रहा है वो ट्रू नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, फॉल्स बन रहा है। ये फ्रैक्शन के लिए फॉल्स हो रहा है, और फ्रैक्शन नंबर रियल नंबर को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। बात समझ आ गई। आप कहोगे इट इज नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1,2, 1/2, 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये लिखने का इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये परफेक्ट हमको मैंने सॉल्व किया है, आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ पर हमेशा यदि एक्स वाई के टर्म है तो एक्स एक्स लिखें, यदि ए बी के टर्म है तो यहाँ पर ए लिखें, और ए बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पर जो बी है उसको मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया, एक रिलेशन क्रिएट हुआ, एक रिलेशन एक सेट से एलिमेंट लिए जा रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है सबके लिए तो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। और एक जगह भी फेल हो रहा है, एक जगह भी फेल हो रहा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। यहाँ पर फेल किसके लिए हो रहा था, यहाँ पर 1/2 के लिए फेल हो रहा था, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए स्टूडेंट्स, एक सेट है, मान लेता हूं सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 हैं। इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन है, ठीक है, और इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 1,2। यदि इस रिलेशन में ऑर्डर 1,2 है और साथ में 2,1 भी है, तब ये रिलेशन क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक माना जाएगा। स्टूडेंट, सिमेट्रिक के लिए जरूरी है, फॉर सिमेट्रिक algebraic definition for symmetric, if x y belongs to R है तो उसमें y x belongs to भी R होना चाहिए। किसी रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर x y है तो उसकी मिरर इमेज भी उसमें होनी चाहिए। देखिए x y को मैं अपने मोटे तौर पे ये कहूँ तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, y x होगी ना।
यदि इसको मिरर मान लिया जाए तो 1 2 लिया जाए तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, 2 1 होगी। कोई रिलेशन ऐसा है, देखिए एक रिलेशन लिख रहा हूं R, जिसमें क्या लिख रहा हूं मैं 3 और 2 2 3, तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सिमेट्रिक होगा। और यदि मैं इसमें एक 2 2 भी लिख दूं तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? जरा देखिए, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी, और इसकी मिरर की इमेज क्या होगी, यही होगी। इसका मतलब है इसकी मिरर इमेज भी इसमें है, इसकी मिरर इमेज भी इसमें है, इसकी मिरर इमेज भी इसमें है, तो ये रिलेशन क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा, मिरर इमेज, ठीक है। ध्यान रखिए, यदि किसी रिलेशन में XY ऑर्डर पेयर है, XY ऑर्डर पेयर है के साथ साथ YX ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर है, तो रिलेशन क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक माना जाएगा। देखिए एक रिलेशन लिखते हैं हम आपके पास यहाँ R, जिसमें 1,3 आ रहा है, 3,1 आ रहा है, और यहाँ पर 2,3 आ रहा है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? राइट, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसकी मिरर इमेज इस रिलेशन में नहीं है, इस ऑर्डर पेयर की मिरर इमेज यहाँ पर नहीं है। 2,3 है, लेकिन सर इसमें 3,2 नहीं है। जब तक इसमें 3,2 नहीं होगा, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि XY ऑर्डर पेयर आ रहा है तो साथ में क्या आएगा, YX ऑर्डर पेयर भी आएगा। मेरी बात समझ आ गई? क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? एक ऐसा रिलेशन जिसमें XY है तो साथ में क्या आएगा, YX भी आएगा। बात समझ आ गई होगी। मैं इस पर एक एल्जेब्रिकली क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा एल्जेब्रिकली किसी रिलेशन को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके पास कि आपको बताना है कि एक रिलेशन R है, X, Y इज सच दैट X = Y। आपको बताना है कि ये रिलेशन जो इक्वल का है, सर ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे है इस बात को भी ढंग से समझेंगे। कैसे लिखते हैं, लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक X, if X, Y belongs to R है तो that implies YX belongs to R। ये लाइन जरूर लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहां लिखेंगे लेट X, Y belongs to R। ये मान के चलेंगे कि X, Y जो है वो R में है, ये मान के चलेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि YX R में आएगा। X, Y मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि YX R में आएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए रिलेशन क्या है, यहाँ रिलेशन है कि XY इक्वल टू XY जो ऑर्डर पेयर है वो R को बिलोंग करेगा, तो X बराबर क्या होगा, Y होगा। मैंने मान लिया कि XY ऑर्डर पेयर R को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या रिलेशन क्रिएट होगा, यहाँ से रिलेशन क्रिएट होगा कि सर X बराबर कितना है, Y है ना। देखिए XY ऑर्डर पेयर R को बिलोंग करेगा तो X बराबर Y आएगा। YX ऑर्डर पेयर कब बिलोंग करेगा भाई, XY ऑर्डर पेयर R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि X बराबर Y है। और मैं यहां पर कहूं कि YX कब बिलोंग करेगा, आप ये कब लिख पाओगे कि YX बिलोंग्स टू R है। ऐसा कब लिख पाओगे, ऐसा तभी लिख पाओगे जब आपको ये पता हो कि Y बराबर X है। यदि Y बराबर X है तो आप ये लिख पाओगे कि Y, X जो है वो R को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। मैंने यहां पर मान लिया कि XY बिलोंग्स टू R है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट से क्या मैं लिख सकता हूं कि Y बराबर X है, लिख सकता हूं क्या? यदि लिख सकता हूं तो लिखूं, और नहीं लिख सकता हूं तो उसे नहीं लिखूं। मैं यहां पर X बराबर Y है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, Y बराबर X लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि Y इक्वल टू कितना आएगा, X आएगा। जब Y इक्वल टू X होगा तो मैं लिखूंगा कि YX बिलोंग्स टू क्या करेगा, R करेगा। इसका मतलब है कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए ये लाइन बहुत लिखना जरूरी है, ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक पार्ट की। फिर हम मान के चलेंगे कि ऑर्डर पेयर R को बिलोंग करेगा। जब ये ऑर्डर पेयर R को बिलोंग करेगा तो ये रिजल्ट क्रिएट होगा। अब इस रिजल्ट से देखेंगे कि हम इसका उल्टा लिख सकते हैं क्या। यहाँ X बराबर Y है तो हम Y बराबर X लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं सेकंड को।
हमारे पास रिलेशन है आर, यहां पर क्या है कि यह है कि एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज लेस देन वाई क्यू, ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पर ध्यान रखिए एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर से। अब मुझे ये बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। इसे लिखें, पहले लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो अभी सिमेट्रिक माना जाएगा। हम यहां पर लेट करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो क्या रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा सर, ये क्रिएट हो जाएगा कि एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा। जब x लेस देन वाई क्यू है तो क्या y लेस देन एक्स क्यू हो सकता है क्या, y लेस देन एक्स क्यू हो सकता है क्या, जरा देखिए, देखिए 1 जो है वो लेस है 4q से, ठीक है, 1 लेस है 4q से। इसका मतलब है कि इस रिलेशन में ये 1,4 आएगा। अब जरा इसको देखिए, क्या 4 जो है वो लेस है 1q से, नहीं, इसका मतलब है कि 4,1 जो है इस R में नहीं आएगा। 1,4 तो आ रहा है लेकिन 4,1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। आप क्या लिखोगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यू है लेकिन वाई नॉट लेस देन वाई क्यू, सॉरी वाई इज नॉट लेस देन एक्स क्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि वाई एक्स जो है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा। एक्स वाई तो आर को बिलोंग कर रहा है, इसमें 1,4 तो इस आर में आएगा, 1,4 हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा करा जाए तो 4,1 जो है इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है 4,1 नहीं आएगा, 4,1 नहीं आएगा, 1,4 तो आ रहा है लेकिन 4,1 नहीं आ रहा है, इसलिए रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। हमने मान के लिखेंगे कैसे, हमने लिखा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो ये रिलेशन क्रिएट हुआ। इस रिलेशन से हम ये नहीं लिख सकते कि वाई लेस देन एक्स क्यू होगा, ये नहीं लिख सकते, ठीक है, इसलिए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, तभी ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ आ गई। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था, आपको शो करना था कि रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज बाइफ ऑफ द वाई। मान के चलता हूं कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या वाई एक्स ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करेगा। जब एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या रिलेशन है, एक्स इज वाइफ ऑफ द वाई। जब एक्स इज वाइफ ऑफ द वाई है तो क्या आप वाई इज वाइफ ऑफ एक्स कह सकते हो क्या भाई, यहां पर वाई इज वाइफ ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। एक्स इज वाइफ ऑफ द वाई है, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि यहां पर जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको एल्जेब्रिकली क्या करना है, पहले ये लाइन लिखनी है, ध्यान रखें, फिर आपको ये मान के चलना है, ये मान के चलेंगे तो इससे एक रिलेशन क्रिएट होगा, उस रिलेशन से उल्टा देखना है आपको, ये चीज़ चेंज करनी है, फिर देखना है कि वो चीज़ लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। ये लिख पा रहे हैं तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये नहीं लिख पा रहे हैं तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, कोई रिलेशन है आर, इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग करता है, ठीक है, और इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड भी बिलोंग करता है। ये ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में आता है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में आता है। तो तुम देख रहे हो कि ये दोनों चीज कॉमन है, ये एक्स जो है वाई से रिलेट हो रहा है और वाई जो है जेड से रिलेट हो रहा है। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, ठीक है, तो इसमें यदि एक बात और बन जाए, क्या बात बन जाए कि इसमें एक्स जेड और आ जाए, तो इस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कह देते हैं। देन इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आर में है, वाई जेड ऑर्डर्ड पेयर आर में है, दैट इंप्लाइज एक्स जेड ऑर्डर्ड पेयर भी यदि आर में है, ठीक है। इफ यदि ऐसा करने के बाद यदि ऐसा भी होता है
तब इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इस रिलेशन को ध्यान रखें, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, तब इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस कहते हैं। इफ ऐसा ध्यान रखिए, हमारे पास कोई रिलेशन है आर जिसके अंदर 1,2 आ रहा है और 2,3 आ रहा है, तो इसमें इफ वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। ध्यान रखिए, इफ कैसे बनना है कि यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है। यदि ऐसा है, खाली यदि ऐसा लिख दिया जाए, इसमें इफ वाली बात बन गई। यदि इसमें हम 1,3 न लगाएं तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। ये रिलेशन ट्रांजिटिव कब माना जाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी माना जाएगा जब इसमें 1,3 और आ जाए। ठीक है, अब जरा देखिए, एक रिलेशन में लिखा आपके लिए कि 1,2 आ गया, 2,3 आ गया, लेकिन यहां पर मैंने 4,5 लिख दिया। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर देखो, इसमें इफ वाली बात एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसमें 1,3 जब तक नहीं आएगा तब तक ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आप, मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने 1,3 और लिख दिया, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, अब ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये 4, 5 यदि एक्स्ट्रा आ गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इफ इन दो कंडीशन में एप्लीकेबल हो रहेगी और इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 1,3 भी इसमें आ गया। ये देन वाली बात भी हमारी इसमें क्या हो गई, पूरी हो गई। यदि किसी रिलेशन में इफ वाली बात, इफ यहाँ पर क्या है मेरा, इफ हमारा रही है कि एक्स वाई हो और वाई जेड हो, तो इफ यदि एप्लीकेबल हो रहा हो, उसमें इफ वाली बात कंडीशन हो रही हो, तो ये जरूर होनी चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बहुत क्लियर बात है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि कोई रिलेशन है आर, इसमें 1,2 आ रहा है, या 3,4 आ रहा है, या 5,6 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? अब इसमें इफ वाली बात, हमारी इफ वाली बात ये है कि एक्स वाई, यहां पर वाई पर ये इमेज है इसकी, एक्स रिलेट हो रहा है वाई से, यहां पर ये इमेज एक तरह से डोमेन बन गया, ये इससे रिलेट हो रहा है। अब जरा देखिए, यहां पर 2 क्या किसी रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां 4 से कोई रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई 6 से स्टार्ट हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। कोई ऑर्डर पेयर, यहां पर ये ऑर्डर पेयर 1 की इमेज क्या थी, 2 थी। अब 2 क्या डोमेन है इसमें, नहीं है। 3 की इमेज क्या थी, 4 थी। 4 किसी का डोमेन है क्या, नहीं है। 6 की इमेज क्या थी, सॉरी 5 की इमेज क्या थी, 6 थी। अब 6 के किसी का डोमेन है, नहीं है। तो इसमें ये इफ वाली बात एप्लीकेबल नहीं हो रही है ना, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब इफ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो देन का कोई मीनिंग नहीं है। तब इस रिलेशन को क्या कहेंगे, ऐसा रिलेशन क्या कहेंगे, इसको ध्यान रखें। यदि यहाँ पर सभी ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट आ रहे हों, ठीक है, और ये बात एप्लीकेबल नहीं हो रही हो, तो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ध्यान रखिए, थोड़ी सी परेशानी वाली बात बन सकती है। मैंने क्या कहा कि यदि इफ वाली बात है तो देन का होना जरूरी है, लेकिन यदि इफ वाली बात ही एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो देन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। सभी ऑर्डर्ड पेयर यदि डिफरेंट हैं तो भी रिलेशन क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। बहुत क्लियर समझना, सभी ऑर्डर्ड पेयर, यदि रिलेशन में सभी ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हैं तो भी रिलेशन क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये है कि उसमें इफ ऐसा है तो देन ऐसा होना चाहिए। इसमें सर इफ का कोई मीनिंग नहीं है, इफ ही नहीं है तो देन का भी कोई मीनिंग नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, आर एक्स वाई इज सच दैट, इन एक्स और वाई में एक रिलेशन है। आपकी एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये रिलेशन है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब आपके पास यहां जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सभी अलग अलग आएंगे ना। मान लेता हूं एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया ए और बी, इसमें ए इज द वाइफ ऑफ द बी, तो बी तो हस्बैंड है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बी इज द वाइफ ऑफ सी। ऐसा हो सकता है क्या, ये हस्बैंड वाइफ भी बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहां पर सभी ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। यहां पर क्या आएगा, डी सी आएगा, यहां पर क्या आएगा, ई एफ आएगा, यहां क्या आएगा, एम और पी आएगा। अलग अलग ऑर्डर पेयर आएंगे ना। जब सभी ऑर्डर पेयर अलग अलग आएंगे
तो मैंने ये लिखा रोस्टर फॉर्म में, सभी ऑर्डर्ड पेयर यदि अलग अलग आएंगे तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, कोई भी कन्फ्यूजन की जगह नहीं था रखें, राइट। इस रिलेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। बस में आ गई। चलिए अब हम एक एल्जेब्रा के लिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा स्टूडेंट साहब के लिए कि आर एक रिलेशन है x, y इज सच दैट x इक्वल टू वाई, वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर ये बताइए कि रिलेशन जो यहाँ पर इक्वल का है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, यदि है तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका समझना इसको, उसका वे ऑफ द प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लिखा कैसे जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है। आप समझ रहे होंगे कि ट्रांजिटिव होगा, लेकिन इसे लिखा कैसे जाएगा, इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है। हम एग्जाम में से कैसे लिखें कि हमारे पूरे नंबर आए, राइट। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, सॉरी फॉर ट्रांजिटिव, for transitive relation, if x, y belongs to R, y, z belongs to R, that implies x, z belongs to R। सब इतनी डेफिनेशन तो लिख के आ जाना, कोई परेशानी नहीं आएगी। लिख लिया, ये तो डेफिनेशन थी। उसके बाद यहां लिखेंगे लेट, मान के चलेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू R, x, y बिलोंग्स टू R। यदि x, y बिलोंग्स टू R है, x, y यदि R में है, तो क्या रिलेशन क्रिएट हो रहा है x और y के बीच में, कि सर x इक्वल टू कितना है, y है, दैट इंप्लाइज ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है ना एक, ठीक है। एंड दूसरी बात भी मानिए कि y, z बिलोंग्स टू R। जब y, z बिलोंग्स टू R है, यदि यहां पर y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो रिलेशन ये आ रहा है। यदि यहाँ पर मैं y कर दूं और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, z कर दूं, तो यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ये मतलब तो हो जाएगा इस बात का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन आ गया। अभी हमने दोनों बात मानी थी, ये बात मान के चलना है हम। अब जरा यदि दो बातों से हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि x बराबर z है, x कहाँ है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर कब माना जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर कब माना जाएगा, जब एक्स बराबर जेड हो जाए, ठीक है। अब हम जरा इन दो रिलेशन से क्या बता सकते हैं कि एक्स बराबर जेड होगा या नहीं होगा। देखिए एक्स बराबर वाई है, वाई बराबर जेड है, हम इसमें वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो एक्स बराबर जेड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 x इक्वल टू जेड। जब x इक्वल टू जेड है स्टूडेंट, तो हम ये कहेंगे कि x z बिलोंग्स टू r, ठीक है। हेंस r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से करेक्ट तरीके से इसको बात को लिखा है। जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसमें कहता है कि शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैंने रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों आपको बता दिए हैं। आपको गिवन है एक रिलेशन आर ए कॉमा बी इज सच दैट a माइनस बी डिविजल बाई 4, मॉड a माइनस बी डिविजल बाई 4। स्टूडेंट्स इसको आप 4 लैम्डा लिख लें, ठीक है ना। और इसको अच्छा लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख लें कि a कॉमा बी इज सच दैट a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा। आप इस पूरे सेंटेंस को जो रिलेशन दे रखा है मॉड में, आप मॉड हटा दें और इधर प्लस माइनस लिख दें, तो आपका ये रिलेशन ऐसे लिखाया जा सकता है। और इसके बाद आपको इसको प्रूव करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर a और b जो दे रखे हैं आपको, वो इस सेट दे रखा है, इंटीजर है 0 से लेकर 12 तक। तो आप लिख लें कि आपके पास जो सेट है वो क्या है, सेट है आपके पास 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
आपके पास यहाँ जो ए और बी है वो इस सेट से आए। आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, सॉरी इक्विवेलेंस प्रूव करना है, और इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तीनों बातें प्रूव करेंगी। कैसे प्रूव करते हैं? आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब माना जाता है? एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब माना जाता है सर जब इस रिलेशन में 1,1 आए, 0,0 आए, 2,2 आए। कहने का मतलब है एलिमेंट अपने से रिलेटेड होते हुए यदि रिलेशन में आता है तो रिलेशन क्या माना जाता है? रिफ्लेक्सिव माना जाता है। इसे कैसे लिखते हैं जरा समझिए। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव आप लिखेंगे ए कॉमा ए जो है आर में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन पार्ट है। स्टूडेंट यहां पर मान के चलें आप लेट ए कॉमा ए जो है वो आर को बिलोंग करेगा। देखिए ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा कब? जब ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा है। मैंने यहाँ पर ए बी की जगह पर क्या लिख लिया? ए लिख लिया। तो यहाँ पर क्या रिलेशन क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पर क्या स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगा? ये आ जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू 4 लैम्डा। इसका मतलब है 0 इक्वल टू 4 लैम्डा। आपके पास ये स्टेटमेंट क्रिएट हुआ, प्लस माइनस लगा लें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब आपके पास जो ये स्टेटमेंट क्रिएट हुआ है, आपको ये बताना है कि ये बात सही है या गलत है। आपने ये बात मानी है, ठीक है, आपने मान लिया कि ए कॉमा ए आर में है। जब ए कॉमा ए आर में होगा तो आपके पास ये रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन क्रिएट होता है वो सही या गलत है। ठीक है, आपको ये बताना है कि 0 जो है प्लस माइनस 4 लैम्डा के बराबर होगा नहीं होगा? होगा सर। 0 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 0 टाइम डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 हो तो नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 हो और यहाँ पर भी 0 हो तो नंबर क्या हो जाएगा? सॉल्व करने पर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? 0 जो 4 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब लिखेंगे इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। आप ध्यान रखें, जितने भी रिफ्लेक्सिव के आपको रिलेशन प्रूव करने पड़ेंगे वहाँ पर यहाँ एक रिलेशन क्रिएट होगा और बताना होगा कि वो रिलेशन ट्रू है फॉल्स है। यहाँ जो भी स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है, राइट, इट ट्रू, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ गई? ये रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तभी आपको बोर्ड में नंबर मिलेंगे। आपका कहाँ खाली ये लिखने से कि 0 0 ए में है, 1,1 ए में है, 2,2 भी ए में है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव होगा, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। दूसरा रिलेशन आता है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है? ये बहुत कुछ क्वेश्चन इस तरह के, बहुत सारी डेफिनेशन क्या हैं, ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। ठीक है, आप चाहें तो मेरे पुरानी वीडियो देखें, वहां पर एक एक वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन किया गया है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। पूरी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखें, इनके बैकग्राउंड को और अच्छी तरह से देखते हो कि क्या रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्रिक होता है, क्या ट्रांजिटिव होता है। मैं बता रहा हूँ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, तो आप लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो सर बी कॉमा ए भी जो है आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यदि किसी ऑर्डर्ड पेयर, किसी रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर 1,2 आ रहा है तो उसमें 2,1 भी आना चाहिए। देखिए यहां पर क्या आएगा? 1,5 आएगा, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस क्या होता है? 4 होता है, और 4 जो है क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 5,1 भी तो आएगा इसमें, क्योंकि 5 और 1 का डिफरेंस क्या होता है? 4 होता है। या 1 और 5 का डिफरेंस निकालें, यहाँ पर 1 इधर लिखें और 5 इधर लिखें तो भी क्या आएगा? और 4 आएगा, और 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखें और यहाँ पर 1 लिखें तो भी तो 4 आएगा। तो कहने का मतलब है इसमें 1,5 भी आएगा और सर इसमें 5,1 भी आएगा। इसमें 2,6 आएगा तो इसमें 6,2 भी आएगा। इसलिए रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। लेकिन इसमें लिखा कैसे जाएगा? लिखा ऐसे जाएगा, फॉर सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट आप यहां लिख लीजिए, मान के चल रहा हूं मैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने ए कॉमा बी आर को मान लिया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? भाई मैंने लिखा है कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन क्रिएट होगा, ये कंडीशन क्रिएट होगी, ये आएगा ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा। ठीक है जी। अब आप मुझे बता सकते हो बी कॉमा ए आर को कब बिलोंग करेगा? ये तब बिलोंग करेगा जब बी माइनस ए इक्वल टू 4 लैम्डा हो।
या b माइनस ए जो 4 से डिवाइड हो जाए, तब b कॉमा ए इसको बिलोंग करेगा। अब आप यहां से क्या ऐसा लिख सकते हो, आप यहां से माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा लिख सकते हो, और आप इसको लिख सकते हो b माइनस ए इक्वल टू माइनस प्लस 4 लैम्डा। इसका मतलब b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर b कॉमा ए जो है r को बिलोंग करेगा, b कॉमा ए जो है r को बिलोंग करेगा। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया है सर a कॉमा बी r को बिलोंग कर रहा है, a कॉमा बी r को बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास ये रिलेशन है, और आपने इस रिलेशन से ये प्रूव कर दिया कि b कॉमा ए भी क्या कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। जब a कॉमा बी r को बिलोंग करता है तो a माइनस बी जो है डिविजल बाई 4 होता है। b कॉमा ए कब बिलोंग करेगा, जब यहाँ पर b माइनस ए हो जाए, और आप ये प्रूव कर दें कि b माइनस ए भी डिविजल बाई 4 होगा। आप ये देख लें कि मॉड 1 माइनस 5 करेंगे तो डिविजल बाई 4 आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये 4 आएगा, ये नंबर डिविजल बाई 4 होता है। आप यहाँ पर 2,6 लिख लें, ये डिविजल बाई 4 होगा, और आप 6 माइनस 2 लिखेंगे तो ये 4 आएगा, ये नंबर भी डिविजल बाई कितना होगा, 4 होगा। बस में आ गई, आप समझ गए होंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है। ठीक है, आपने दोनों बात प्रूव कर दी, एक बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे होता है। एक बार अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। अब हम ये प्रूव करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना, लिखेंगे नंबर 3 फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कंडीशन कि इफ a कॉमा बी आर में है, ठीक है, और b कॉमा सी आर में, कहने का मतलब है यहां पर b है और यहां पर b है, दोनों ये एक जैसे नंबर है, b आर में है, तब a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। राइट, देखो किसी रिलेशन के अंदर यदि 1,2 आ रहा है, फिर 2, इसमें 5 आ रहा है, या 2,6 आ रहा है, यहाँ पर लिख लें 1, क्या आ रहा है, 1,5 आ रहा है ना हमारे इस रिलेशन में, और यहाँ पर क्या आ रहा है 5,6 आ रहा है। देखिए 1,5 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 5,6 आ रहा है, तो इसके अंदर 1,5 है, यहाँ पर 1,5 क्यों होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिविजल बाई कितना होगा, 4 होगा। 5,6 नहीं आएगा, 5,6 ना आकर क्या आएगा, आप 9 ले लें, 5,9 आएगा, ये भी डिविजल बाई क्या होगा, 4 होगा। अब जब यदि ऐसा है तो क्या इसमें 1,9 आएगा, हाँ सब आएगा, क्योंकि 1 और 9 का भी जो डिफरेंस है वो डिविजल बाई कितना होगा, 4 होगा। कोई रिलेशन आपके पास ऐसा आ रहा हो कि जिसके अंदर एक्स वाई आ रहा हो, यहाँ पर वाई जेड आ रहा हो, और उसमें एक्स जेड भी आ रहा हो, तो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। स्टूडेंट यदि ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं आता है और खाली ये आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बता दूँ कि यदि आपके पास यहाँ सभी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर, ये एक्स वाई है, यहाँ ये ए बी है, और यहाँ पर ये पी क्यू है, यदि सभी ऑर्डर्ड पेयर भी अलग अलग आ रहे हैं, तो भी ये रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। कोई भी कन्फ्यूजन की जगह नहीं है। इफ ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा तो है लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। राइट, यहाँ पर सभी ऑर्डर पेयर यदि अलग अलग हैं तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर इफ वाली बात एप्लीकेबल ही नहीं है, तो देन का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं रहेगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट मैं ये प्रूव करूंगा फॉर ट्रांजिटिव a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो मैं प्रूव करूंगा a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। लेट मान के चलता हूं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। जब a कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि a माइनस बी इक्वल टू जो है प्लस माइनस 4 लैम्डा आएगा। हमने ये रिलेशन लिखा था ना भाई, हमने इस बात को भी लिखा था, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लिखेंगे b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हम लिखेंगे b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू आ जाएगा। मान लेता हूँ यहाँ लैम्डा लिखा, यहाँ पर म्यू लिखा, यहाँ पर a माइनस बी को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो लैम्डा टाइम डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर b माइनस सी को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो म्यू टाइम डिवाइड हो जाता है। इसमें आपके पास एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये क्रिएट हुआ। आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को ऐड करिए तो क्या लिखोगे आप, a माइनस सी। इन दोनों को ऐड कर दूं तो a माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू।
स्टूडेंट आप इसको k कह दीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k। इसका मतलब है a माइनस सी भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। और आप यहाँ लिख लीजिए कि a कोमा सी जो है बिलोंग्स टू क्या करेगा, r करेगा। हेंस r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गई? आपका रिलेशन R क्या है? R रिफ्लेक्सिव है, R आपका सिमेट्रिक है, R आपका ट्रांजिटिव है। तब आपका जो R है वो क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाएगा। बात समझ आ गई? ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंस माना जाएगा। बात ध्यान रहेगी ना अच्छी तरह से। स्टूडेंट एक बात और आपसे पूछ रही थी कि आपके बताना है कि 1 किससे रिलेटेड होगा। कहने का मतलब 1 के साथ कौन सा नंबर लिया जाए कि उनका जो डिफरेंस है वो डिविजन बाय 4 हो जाए। तो रिलेटेड 1 जो होगा, 1 इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, 1 0 से नहीं होगा, क्योंकि सेट में मैंने जो सेट लिखा था कहाँ से कहाँ तक लिखा था, 0 से लेकर 12 तक लिखा था। तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 0 करेंगे तो डिविजन बाय 4 नहीं होगा। तो 1 कोमा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 1 और 5 का डिफरेंस 4 होगा, 4 डिविजन बाय 4 हो जाएगा। 1 5 आ सकता है, मतलब 1 किससे रिलेटेड होगा, 5 से रिलेटेड होगा। और 1 6 से नहीं हो सकता, 1 7 से नहीं हो सकता, 1 8 से नहीं हो सकता, और 1 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, डिविजन बाय 4 हो जाएगा। 1 और 9 का डिफरेंस 8 होगा और 8 डिविजन बाय 4 हो जाएगा। 1 9 हो गया, और कितना होगा, 1 9, 1 10 नहीं हो सकता, 1 11 1 नहीं हो सकता। देखिए आपके पास यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लें आप एक बार। आपके पास यहाँ पर एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये एलिमेंट है ना आपके सेट में। अब आपको बताना है कि 1 जो है किससे रिलेटेड होगा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि 1 का इन नंबर से किसका डिफरेंस करें कि डिविजन बाय 4 हो जाए। तो 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 का 1 के साथ डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0 डिविजन बाय 4 हो जाएगा। 1 2 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 नहीं हो सकता, 1 5 हो सकता है, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा, 5 से। 6 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से होगा। 1 और 9 का डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा, डिविजन बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 10 नहीं हो सकता, 1 11 नहीं हो सकता, क्यों 1 और 11 का डिफरेंस 10 होगा और 10 डिविजन बाय 4 नहीं होगा। और 1 और 12 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है 1 केवल किससे रिलेटेड होगा, 1 जो है 1 5 और 9 से रिलेटेड होगा। मेरी बात समझ रहे हो स्टूडेंट? दूसरी बात, उसने कहा कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताइए। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास बताने का मतलब है ये 2 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है ना, 2 रिलेटेड होगा आपका 2 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, 2 4 नहीं हो सकता, 2 6 आएगा, राइट, 2 और 6, 2 8 नहीं हो सकता, 2 9 नहीं हो सकता, 2 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास जो 2 की होगी वो क्या होगी, 2 6 और 10 होगी। स्टूडेंट इन बातों को समझ गए होंगे आप बहुत अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन जो गिवन है वो आपके पास है R एक रिलेशन है। ठीक है ना, और ये रिलेशन R में ऑर्डर पेयर, ध्यान रखिए A, B ऑर्डर पेयर आएगा और C, D ऑर्डर पेयर भी आएगा। ध्यान रखें ये दोनों ऑर्डर पेयर R के अंदर होंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब A प्लस D इक्वल टू B प्लस C हो, राइट। यहाँ A और B जो हैं वो इस सेट से लिए गए हैं। A, B जो है बिलोंग टू सेट A, और ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है A क्रॉस A से। यहाँ पर जो एलिमेंट है, रिलेशन का जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट नहीं है, रिलेशन का जो एलिमेंट है वो एक ऑर्डर पेयर है। अभी तक आपने रिलेशन ऐसे पढ़े थे कि रिलेशन है x, y, यहाँ पर x और y में रिलेशन था। मान लेता हूँ ये रिलेशन आपको x प्लस y दे रखा था, ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच रिलेशन था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच रिलेशन आ रहा है, इसमें और इसमें रिलेशन है। ध्यान रखिए ये ऑर्डर्ड पेयर एक बनना है, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है ना वो भी ऑर्डर्ड फॉर्मेट में ऑर्डर्ड पेयर ही है। यहाँ पर जो एलिमेंट हुआ करता था वो एक एलिमेंट था, तो ये दूसरा एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या है,
ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस y की जगह पर क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, और इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये रिलेशन है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स दोनों R को बिलोंग करेंगे। कब बिलोंग करेंगे? जब A और D का सम B और C के बराबर होगा। ठीक है जी, हम एक एक करके आपको बताएंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे होगा। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, मैंने बहुत कुछ आपको बना रखा है वीडियो। यदि आप इसके बहुत जीरो से वीडियो देखना चाहते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, तो उसके लिंक नीचे अवेलेबल है, आप जाके बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है ना, जीरो से लेकर टॉप तक मैंने बता रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया जाएगा। तो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ जो रिलेशन है वो ये है कि ए बी है ना, ए कॉमा बी, रिलेशन ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर अपने से रिलेटेड हो, ए कॉमा बी, रिलेशन ए कॉमा बी होगा तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हम आपको यहाँ पर क्या बताते थे, यहाँ जो एलिमेंट है ना, ये दोनों एक्स, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्स है ना, वो एक्स एक ऑर्डर्ड पेयर है इस क्वेश्चन में, तो एक्स ये हो गया, एक्स रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, आप कह सकते हो कि ये नंबर और ये नंबर, कहने का मतलब एलिमेंट अपने में रिलेटेड होना चाहिए। यदि एलिमेंट अपने में रिलेटेड होगा और यहाँ पर एलिमेंट जो है वो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है जी, हम मान के चलेंगे लेट ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए कॉमा बी से क्या हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी और ए बी और यहाँ डबल ब्रैकेट लगा दो, बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये एक्स है स्टूडेंट और ये आपके पास क्या है, वाई है। तो एक्स एक्स, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। एक्स एक्स जब आर को बिलोंग करेगा तो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि ए एक्स और एक्स आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आएगा। ध्यान रखिए क्या रिलेशन दोनों के बीच में, कि इसका सम और इसका सम बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सम। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है ना, हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के बीच रिलेशन आएगा तो हमारे पास ये कंडीशन क्रिएट होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। देखो ट्रू है और फॉल्स देखने के लिए आप देखेंगे कि ए और बी यदि इस सेट से लिए जाएं तो आप जानते हो कि ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के बराबर होता है, तो इट्स ट्रू, इट्स अ ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखो आपको कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हुआ करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट्स ही होते थे, यहाँ पर ये एक पूरा ऑर्डर्ड पेयर ध्यान रखें। और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है ना वो भी ऑर्डर्ड फॉर्मेट में है, वो भी ऑर्डर्ड्स है। ठीक है ना, तो आपके पास ये कह सकते हो कि ये रिलेशन जब इसके साथ अपने से रिलेटेड होगा तो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्शन माना जाएगा। दूसरी बात क्या आती है, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक if a कॉमा बी और c कॉमा डी, ये यदि ऑर्डर पे दोनों ऑर्डर पेयर r को बिलोंग करते हैं तो आपको ये बताना है कि c कॉमा डी कॉमा a कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर बन गया, मैंने यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, तो भी ये r को बिलोंग करेगा। ए कॉमा ए बी कॉमा सी डी आर को बिलोंग करते हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि सी डी कॉमा ए बी भी आर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, देखिए यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, लेट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर। यदि दोनों आर को बिलोंग करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा सर, ये रिलेशन आएगा इसका और इसका सम ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा। स्टूडेंट ये कब बिलोंग करेंगे, ये तब बिलोंग करेंगे आपके पास जब c प्लस बी बराबर डी प्लस ए होगा। तो आप यहां से जब a प्लस डी बराबर बी प्लस सी है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि c प्लस बी बराबर डी प्लस ए होगा? हाँ लिख सकते हो स्टूडेंट। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो कि बी सी प्लस बी, भाई इसको इधर ले लीजिए और इसको लिख लीजिए c प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हो आप, इसे डी प्लस ए लिख सकते हो। इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हो। जब आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो आप ये कह सकते हो कि सी डी
कॉमा डी ए बी जो है वो आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। हेंस आर इज सिमेट्रिक। आर क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक माना जाएगा। बात समझ आ गई। हमने क्या रिलेशन प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। स्टूडेंट इनको लिखने का तरीका आपको रियली बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इनका वे ऑफ द प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एग्जाम में, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आप लिखेंगे। एक बार कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बताऊंगा कि रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे होगा। अब प्रूव करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप जानते हो फॉर ट्रांजिटिव देखिए, जब आपके पास रिलेशन ऐसा था ना, रिलेशन में ऑर्डर पेयर क्या था, एक्स वाई था, है ना, एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी था या ए इक्वल टू बी, ये रिलेशन था। तो आप जानते थे जब ऑर्डर पेयर जब रिलेशन को बिलोंग करता था तो आप जानते थे रिफ्लेक्सिवली क्या था कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो आप बताते थे कि एक्स जेड भी जो है वो आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहां पर x की जगह पर यहां ऑर्डर्ड पेयर है, क्या लिखा जाएगा, इफ a कॉमा बी सी कॉमा डी, ये r को बिलोंग करता है। यहां पर लिख लें सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ये भी r को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि ए बी कॉमा ई एफ भी आर को बिलोंग करेगा क्या। ठीक है जी, जब यदि ऐसा है तो ऐसा होगा क्या, यदि ऐसा होता है, यदि ये ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करते हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी आर को बिलोंग करते हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये और ये ऑर्डर्ड पेयर भी क्या करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे। मैं यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट ए बी कॉमा सी डी, यहां पर डबल ब्रैकेट लगाएं, ध्यान रखें, बिलोंग्स टू आर। यदि स्टूडेंट ये बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब है कि ए प्लस डी इक्वल टू कितना होगा, बी प्लस सी होगा। आपके पास एक रिलेशन ही आ गया। ठीक है जी, अब आप यहां से लिखिए सी डी कॉमा ई एफ, यहां पर डबल ब्रैकेट लगाइए, बिलोंग्स टू आर है, तो आपके पास क्या आएगा, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। ठीक है जी, ये आपके पास दूसरा रिलेशन है। स्टूडेंट इन दोनों से आपको क्या प्रूव करना है, इन दोनों से आपको प्रूव करना है कि ए प्लस एफ, क्योंकि आपको ये बिलोंग बताना है, तो ये कब होगा, ये तब होगा जब a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ जाए। तो क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स, a प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाए, b प्लस ए आ जाए। देखिए इन दोनों को आप ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसको ऐड कर दिया मैंने और इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने पर मेरे पास रिलेशन ये आए कि a प्लस डी और b सी। तो देखिए d यहाँ पर है और d यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, c यहाँ पर है और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये आ गया a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। राइट, अब आप इसको लिख सकते हो, जब ऐसा है तो आप ये कह सकते हो कि ए बी कॉमा क्या, ए बी कॉमा ई एफ, डबल ब्रैकेट लगाइए, बिलोंग्स टू आर। यहां पर ये रिलेशन आएगा तो आप प्रूव कर सकते हो कि आपके पास रिलेशन क्या होगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। बात समझ आ गई। देखिए ए एफ प्लस बी सी है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ए बी कॉमा ई एफ आर को कब बिलोंग करेगा, कि जब इसका और इसका सब ए प्लस एफ आए, तो यहाँ पर ए प्लस एफ आ रहा है और यहाँ पर क्या है, बी प्लस ई आए, तो आप इसको चाहो तो बी प्लस ई ऐसे लिख सकते हो। जब यदि ऐसा है तो आप कह सकते हो कि ए बी कॉमा ई एफ जो है वो आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका मतलब है रिलेशन क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव होगा। जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो आप ये कह सकते हो कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है कि इस सेट में एक रिलेशन ये डिफाइन किया गया है, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। बताना है कि रिलेशन सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। एक रिलेशन और होता है जिसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
यहाँ पर मैं रिफ्लेक्सिव बता दूंगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आपको ये भी बताऊंगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं है और ट्रांजिटिव है नहीं है। इस कंसेप्ट के साथ इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है इस पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। चलिए साहब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं। पहली बात क्या होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है समझें बहुत अच्छी तरह से। लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव यहां x, y है, इसका मतलब है कि x, x जो है वो r को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात और समझा दूं कि इस r जो रिलेशन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x y इज सच दैट, वो कह रहा है y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, y जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा, मतलब y जो है x से डिवाइड हो जाएगा, मतलब लैम्डा टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि y जो है वो लैम्डा x के बराबर है। आप इस बात को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, इस रिलेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर आना चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 यदि R में आएगा तो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। लेकिन ये कोई लिखने का तरीका नहीं है, इस काम को एल्जेब्रिकली कैसे लिखा जाएगा ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या होगा फॉर रिफ्लेक्सिव आप लिखेंगे कि x, x R में होना चाहिए और यहाँ पर लिखेंगे लेट, मान के चलूंगा x, x यदि R में है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ध्यान रखिएगा ये y यहां पर आता है तो ये जो x है वो यहां पर आएगा x इक्वल टू लैम्डा x। ठीक है, क्या ये बात ट्रू है? ये दो बात हो सकती है यहाँ पर, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यदि ये चीज फॉल्स हो जाएगी तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कहने का मतलब है x, x ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर नहीं आएगा, 1, 1 R के अंदर नहीं आएगा, 2, 2 R के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यदि ये ट्रू हो जाता है तो रिलेशन क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। ये ट्रू होगा क्योंकि आप x को x से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आप लिखोगे इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। ठीक है ना। आप कह सकते हो कि 1, 1 भी जो है वो R को बिलोंग करेगा क्योंकि 1 को 1 से क्या कर सकते हो, 1 जो है 1 से डिविजिबल होगा। 2, 2 भी R को बिलोंग करेगा, 2 जो है 2 से डिविजिबल होगा। राइट, ये इसको एल्जेब्रिकली लिखने का करेक्ट मेथड है। जो स्टूडेंट ये लिखते हैं कि 1, 1 R में आएगा, 2, 2 भी R में आएगा, वो कोई लिखने का तरीका नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखें। ठीक है, और दूसरी बात आपने बात समझ ली होगी रिलेशन रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है। रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि x, x जो है वो R के अंदर होना चाहिए। अब दूसरा रिलेशन आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, इस बात को स्टूडेंट मैंने बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन दी है, आप उनको जाके देखें जरूर एक बार। सिमेट्रिक लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक इफ x, y ऑर्डर्ड पेयर यदि R में है तो yx ऑर्डर्ड पेयर भी R के अंदर होना चाहिए। यदि 1, 2 यदि R को बिलोंग करता है तो 2, 1 भी R को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, जरा देखें यहां पर लिखेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y इक्वल टू लैम्डा x। इसका मतलब है y जो है वो डिविजल है x से, y इज डिविजल बाई x। y को हम x से डिवाइड करते हैं तो लैम्डा टाइम डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम यहां से ये नहीं कह सकते कि x जो है वो जो है लैम्डा टाइम ऑफ द y हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते, या म्यू टाइम ऑफ द y हो जाएगा। ठीक है, ये कोई जरूरी या k टाइम ऑफ द y हो जाएगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। यहां पर आपके पास देख रहे होंगे कि 1, 2 R को बिलोंग करेगा क्योंकि 2 जो है डिविजिबल बाई 1 है, 2 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, ये R को बिलोंग करेगा। लेकिन 2, 1 जो है वो R को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 2 जो है 1 से डिविजिबल तो है, ये 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करेगा, लेकिन 2, 1 ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग नहीं करेगा।
आप क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि y एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। दूसरे स्टेटमेंट पे होगा कि x इज नॉट इक्वल टू के वाई कहें या लैम्डा के वाई कहें, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गई। सिमेट्रिक की जरूरी है कि 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। हम यहां पर देख रहे हैं कि 1,2 तो इस आर के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो 2 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2,1 आर में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। बात में आ रही है, क्लियर, ठीक। ये लिखा जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका थर्ड केस स्टूडेंट समझ लें, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव आप लिखेंगे इफ एक्स वाई आर को बिलोंग करता है और वाई जेड आर को बिलोंग करता है, ठीक है, तब आपके पास एक्स जेड भी आर को बिलोंग करना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक्स वाई आर को बिलोंग करता है, ठीक है, बाई जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड भी आर को बिलोंग करना चाहिए, राइट। अब जरा देखें, लेट एक्स बाई बिलोंग्स टू आर, मान लेता हूं एक्स बाई जो आर को बिलोंग कर रहा है, तो इससे यहां पर क्या आएगा, जब एक्स बाई आर को बिलोंग करता है तो क्या होता है, वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स, यह आएगा, ठीक है। हमने कहा कि वाई जेड भी आर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा z इक्वल टू म्यू, मान लेता हूं इसमें क्या होगा, z को y से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, म्यू टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया आपके पास, एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन ये आ गया है। अब आपको ये प्रूव करना है क्या z भी x को डिवाइड करेगा, क्या z भी x को डिवाइड करेगा। तो जरा देखिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, आप यहाँ पर कह सकते हो कि z इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर म्यू एज इट रहेगा, ये लैम्डा x आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि यदि इस नंबर को हम k नाम दे दें तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, kx हो गया। मान लेता हूँ ये एक नंबर है, ये म्यू एक नंबर है, लैम्डा भी एक नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा। इसका मतलब है कि z को x से डिवाइड करेंगे तो k टाइम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि z जो है वो x से क्या हो रहा है, डिविजल हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक्स जेड जो है वो r को बिलोंग करेगा। आप कहोगे कि हेंस r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है जी। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन 2002 में आया है, 2020 में आया हुआ है, और 2 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा जाता था कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं है। तो आप समझ रहे थे कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन क्या है, ट्रांजिटिव है। मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए साहब, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो रिलेशन का है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए कि एक रिलेशन है ए कॉमा बी, एक ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर में और इस ऑर्डर्ड पेयर में एक रिलेशन है डिफाइन है, और वो क्या रिलेशन डिफाइन है, वो ए डी इक्वल टू बी सी हुआ। कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई इससे करें और इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो बराबर आएगा। इसका मीनिंग ये भी है कि एक बी सी डी में यदि ये रिलेशन है तो इसका मीनिंग ये माना जाएगा। स्टूडेंट इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये भी है, आर ए बी, यहाँ पर मैं कैपिटल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेंगे। कब बिलोंग करेंगे, जब ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये भी है। अभी तक जितने भी रिलेशन के क्वेश्चंस आप देख रहे थे उनमें रिलेशन डिफाइन थे एक्स वाई या ए बी इज सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 4। यहाँ पर ए कॉमा बी जो है वो किसी सेट को बिलोंग करते थे, ठीक है। यहाँ पर ए कॉमा बी
ऑर्डर्ड पेयर में आर को बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक दो ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेंगे। यहां दो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट ए और बी थे। यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एलिमेंट भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ करता था, ये इस ऑर्डर्ड पेयर में ये दो एलिमेंट थे ए और बी। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर ये है और इसका एक एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। यहां पर ये ऑर्डर्ड जो पेयर है वो क्या बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, वो ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। यहां पर ये जो एलिमेंट हुआ करता था वो सेट से बिलोंग करता था, लेकिन यहां पर जो इसका एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ध्यान रखना, ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं लिखूं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और मैं फिर करूं कि ए क्रॉस ए क्या होगा, तो आप क्या कहोगे 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो आप कह सकते हो कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा 1 1 आएगा सर, 1 2 आएगा और 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा और 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। ये ऑर्डर पेयर आएंगे। ये जो ऑर्डर पेयर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर जो क्या हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या हो सकता है, या मैंने सेट क्या माना है 1 2 3 माना है, ये सेट कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो ए क्रॉस ए को बिलोंग करेगा। यहाँ पर मैंने सेट के एलिमेंट 1 2 3 लिए हैं, ये कुछ भी हो सकते, ठीक। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन जो है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के मतलब है कि आपको ये बताना होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तीनों चीज़ आपको एक एक करके बतानी होंगी, राइट। पहले देख लेते हैं नंबर 1 कि रिफ्लेक्सिव है नहीं है। रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए कोमा बी कॉमा ए कोमा बी, ध्यान रखना, इज बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करना चाहिए। जैसे हमारे पास रिलेशन इस तरह हुआ करते थे तो हम कहते थे कि ए कोमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ए कोमा ए यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर हुआ करता था, यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर है और इस ऑर्डर पेयर का एक एलिमेंट जो है वो ए बी है, ठीक है। मैं मान के चलूंगा कि लेट ए कोमा बी कॉमा ए कोमा बी इज बिलोंग्स टू आर, जब ये आर को बिलोंग करेगा तो क्या रिलेशन आएगा, एक्चुअली इनके बीच रिलेशन है क्या, जब ये चीज़ इस आर को बिलोंग करती है तो ये रिलेशन आता है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी क्या आएगा, ए बी आएगा। अब हम ये देखेंगे कि सब ट्रू है या फॉल्स है। भाई हमने बात मानी है ना, हमने लेट करा है, ठीक है, लेट करा है कि ये जो चीज़ है आर को बिलोंग कर रहा है। यदि आर को बिलोंग कर रहा है तो ये चीज़ क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये क्रिएट होने पर ये आउटपुट जो बन रहा है वो सही बन रहा है, गलत बन रहा है, आउटपुट सही आ रहा है, गलत आ रहा है। मनी साहब ये तो सही है, आप लिखोगे इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। सो आर इज, क्या लिखा जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक। अब दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात आएगी आपके पास इसकी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। आप लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि ए कोमा बी कॉमा सी कोमा डी यदि आर को बिलोंग करता है तो सी कोमा डी कॉमा ए कोमा बी
भी सर आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे ना। यदि ए कोमा बी और सी कोमा डी आर को बिलोंग करता है तो इन दोनों को बदल दो, सी डी यहां पर हो जाएगा सी डी कोमा ए बी जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए। मैं मान कर चलता हूं लेट, यहां से लेट ए कोमा बी कोमा, चाहे आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसमें जगह नहीं है, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे आगे प्रूव करेंगे। एक बार इसे आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे कि इफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये ऑर्डर्ड पेयर सर आर को बिलोंग करेंगे दोनों। ठीक है, तो क्या बिलोंग करने चाहिए सर, सी कोमा डी कोमा ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर भी आर को बिलोंग करने चाहिए। ये दोनों बदल देने चाहिए। जैसे हमने बताया था सिमेट्रिक डेफिनेशन में x कोमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो y कोमा एक्स भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए वहाँ x और y दो एलिमेंट थे, x और y दोनों मिला के ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था। वहाँ x एक एलिमेंट था, y अलग एलिमेंट था। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ये है, इसमें एक एलिमेंट ये है x है और ये दूसरा क्या है, y है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब मैं लिखूंगा कि लेट ए कोमा बी और सी कोमा डी जो है वो आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये क्या रिजल्ट है, इसका हम इससे कर रहे हैं तो इसका हम इससे करेंगे ए डी इक्वल टू कितना आएगा, बी सी आएगा। ठीक है, यही आएगा। और इसके लिए क्या आएगा, सी बी इक्वल टू कितना आएगा, डी आएगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं सी बी इक्वल टू डी ए। भाई ये चीज ए डी इक्वल टू बी सी है तो इसे सी बी इंटू डी ए भी तो लिख सकते हैं हम। जब इसे सी ए बी इंटू डी ए लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि सी डी कॉमा ए कॉमा बी इज अ बिलोंग्स टू आर। समझ गए होंगे, दोबारा समझ लें कि ये मैं मान के चल रहा हूं कि आर को बिलोंग कर रहा है। जब ये आर को बिलोंग कर रहा है तो आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, ये आउटपुट ये मिला मेरे को। अब ये जो आउटपुट मिला है मेरे को, ये पे एक तरह गिवन है मेरे को। ठीक है, ये मुझे पता है ऐसा है और मुझे ये प्रूव करना है। ये प्रूव कब होगा, जब ये प्रूव होगा जब इसका मल्टीप्लाई सी बी बराबर डी ए आ जाए। तो मैं जब मेरे पास ये चीज़ है तो क्या मैं इसे सी बी बराबर डी ए नहीं लिख सकता। जब ए डी बराबर बी सी है तो मैं सी बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, डी ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों, बी सी इंटू सी बी दोनों बराबर रहेंगे। तो ये बात क्या होगी, प्रूव हो गई। हेंस आर इज अ सिमेट्रिक। आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अब थर्ड क्या रह गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव इफ ए कोमा बी आर को ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये आर को बिलोंग करेंगे, ये सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ बी आर को बिलोंग करेंगे। तो आपको ये बताना होगा साहब कि ए बी कोमा ई एफ ये दोनों ऑर्डर पेयर भी आर को बिलोंग करेंगे। यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर ये बन रहा है और एक ऑर्डर पेयर में जो एक एलिमेंट है ना वो भी एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, पास में आ रही है ना। अब मैं मान के चलूंगा कि लेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये जो है आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि AD जो है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। भाई AD बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा। जब ये मैंने मान लिया है कि R को बिलोंग कर रहा है, अब ये बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, ये आएगा CD कॉमा EF ये R को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, यदि ये दोनों आर को बिलोंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, CF इक्वल टू DE।
सी एफ इक्वल टू कितना आएगा, डी ई आएगा। अब इन दोनों से ध्यान रखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, ध्यान रखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये सी एफ आएगा और डी ई आएगा। अब इन दोनों से आपको ये बताना है, क्या बताना है, ये बिलोंग करेगा, और ये बिलोंग कब करेगा जरा देखें, ये बिलोंग करेगा जब आपके पास ए एफ बराबर बी ई आ जाए। अब ये कैसे आएगा, ए एफ बराबर बी ई लाना है आपको, और आपके पास ये दो रिलेशन है, एक रिलेशन तो आपके पास क्या है, ये है, और एक रिलेशन आपके पास ये है। आपके पास ए एफ बराबर बी ई लाना है, ठीक है ना। अब देखो सी हटाना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इधर देखो ए डी इक्वल टू बी सी है। अब आप लिख सकते हो इसको ए बी बराबर सी अपॉन डी, मैंने इसको ले लिया और डी को इसके नीचे ले लिया, ये रिलेशन बन गया ना 1। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं मैं सी अपॉन डी फ्रॉम टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। ये दूसरा रिलेशन है भाई, मैंने यहां से इसको इसके नीचे ले लिया तो सी डी ले लिया और क्या कर दिया, ई अपॉन एफ ये कर दिया। अब इन दोनों से देखें फ्रॉम 1 and 2, तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कहोगे कि ये सी डी इसके बराबर है, ये सी डी इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना। इसका मतलब है कि ए अपॉन बी इक्वल टू ई अपॉन एफ होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए एफ बराबर कितना आएगा, बी ई आ गया। तो आपने क्या प्रूव करा, आपने प्रूव करा कि ये आर को बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन आएगा, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं ऑर्डर पेयर, तो हमारे पास आउटपुट ये आएगा। ये दोनों आउटपुट से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट आ गया। जब हमारे पास ये आउटपुट आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ, ये जो ऑर्डर पेयर है वो आर को बिलोंग करेगा। दोबारा समझ लें, ठीक है ना। जब आपके पास ये आ चुका है तो आप कहोगे कि ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ आर को बिलोंग करेगा। हेंस आर इज क्या लिखा जाएगा, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। जब आपके पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हेंस तो आप लिखेंगे हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जब आपके पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था।